Rahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students hope that you all will be very well in the good condition of health and iman. बेटा एक हदीस है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफ़ाई आधा ईमान है। सफ़ाई आधा ईमान यानी निस्फ़ ईमान है। हमने यह हदीस बहुत बार पढ़ी है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। छोटी सी हदीस है, 3-4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल, लेकिन बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने अंदर। ये देखो, ईमान की बात की गई है कि आधा ईमान क्या है। आपका आधा ईमान आपकी सफाई है। ईमान क्या है हमारे लिए? हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी का दारो मदार हमारे ईमान पर है। और अगर हमारे अंदर ईमान ही नहीं है तो हम तो कह लें हमारी ज़िंदगी ही बिल्कुल एक ख़त्म हो जाएगी। हमारी तो अपनी शख्सियत, अपनी पर्सनैलिटी, हमारा तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। तो जो ईमान है उसका आधा हिस्सा क्या है? सफाई। सफाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द रिलीजन ऑफ इस्लाम ख़ास तौर पर। और ये कि सफाई कैसी? सिर्फ आपकी अपनी ही नहीं, आपकी सिर्फ अपनी ही पर्सनैलिटी की ही नहीं, बल्कि आपके सराउंडिंग्स की भी, जिस जगह पर आप मौजूद है वहाँ की भी। आपको फ़ायदा क्या होगा? आपकी सराउंडिंग्स अच्छी होंगी, आपका साफ़ सुथरी होंगी आपकी सराउंडिंग्स, आपकी खुद की पर्सनैलिटी साफ़ सुथरी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको फरिश्तों का कुर्ब हासिल होगा, आपकी इबादत कबूल होंगी। देखो बेटा, इबादत से पहले भी जो आपको पहली चीज़ कही गई है वो सफाई ही कही गई है। आप पाक साफ होंगे तो आपकी इबादत कबूल होगी। तो इबादत से भी पहले नंबर पर जो चीज़ आ रही है वो सफाई ही है, और दूसरे नंबर की चीज़ आपकी इबादत है। सफाई इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। क्लीनलीनेस इज़ द लाजमी, बहुत ही लाजमी चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। तो इसको आपने लाजमी अडॉप्ट करना है। आपके अंदर ऑलरेडी माशाल्लाह मौजूद होगी, लेकिन आपने ये ट्राई करना है कि आप मज़ीद इसको इम्प्रूव करें, क्योंकि आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि सफाई अगर आपके अंदर है तो आपका आधा ईमान तो वहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इन बातों को छोटी सी बातें होती हैं बेटा, अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन छोटी छोटी चीज़ों का अडॉप्ट कर लें तो अब हम एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी शो हो सकते हैं, अपने आप को एक बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड पर्सन हम शो कर सकते हैं। ठीक है, चलें बेटा जी स्टार्ट करते हैं आवर लेक्चर नंबर 19 वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। एंड द लेक्चर नंबर 19 में आज हम करेंगे यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 का जो हमारे पास आज टॉपिक है दैट इज़ सेलेक्टिंग द राइट करियर, सही पेशे का इंतखाब करना। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट यू आर नाउ इन द 10th क्लास, एंड इन द 10th क्लास द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज दैट विच career, which profession, which subjects they should choose in the college as a professional for the professional life। अच्छा बच्चों, इसमें मामला क्या होता है कि आप लोग अभी छोटे हो, इन द 10th क्लास, आपके पास इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती, पेरेंट्स के पास बाज़ औक़ात इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती अबाउट द स्कोप ऑफ द मार्केट कि बच्चों को क्या कौन से सब्जेक्ट रखवाए जाएँ या हमारे बच्चों के रुझानात किस तरफ हैं। आपको यह समझ नहीं आ रहा होता कि हमें कौन से मज़ामीन को इख्तियार करना चाहिए, हमें प्रोफेशनली कौन से सब्जेक्ट्स को लेना चाहिए, या फिर अगर आपने एक एम अपना सेट कर भी रखा है तो आपको ये नहीं पता होता कि हमें इस एम को हासिल करने के लिए कौन सा पैथवे चाहिए होगा, हमें किस रास्ते पर जाना होगा। तो ये जो चैप्टर है ना आपका सेलेक्टिंग द राइट करियर, ये आपकी उसमें काफ़ी हेल्प कर सकता है। इसमें डिस्क्राइब क्या किया गया है कि आपको कौन कौन से प्रोफेशंस आपके पास मौजूद हैं अभी, और उन प्रोफेशंस को आप किन रास्तों पर चलकर हासिल कर सकते हैं। कौन से रास्तों से क्या मुराद हुआ कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। ठीक है, आप जो सब्जेक्ट्स रख सकते हैं ना वो आपके पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए किस तरह से हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, तो बेटा आज हमने इस चैप्टर की करनी है ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांसलेशन एंड एज यूजुअल द मीनिंग्स हैव बीन रिटन हियर। आप यहाँ से देखिएगा, अपनी बुक के ऊपर आप लिख भी सकते हैं मीनिंग्स को। सेलेक्टिंग द राइट करियर, पेज नंबर इज़ 106, आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है ये। और जब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन दी जा रही है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन एनी स्टूडेंट्स फ्यूचर प्लान्स रिवॉल्व्ड अराउंड बिकमिंग अ डॉक्टर, पायलट और एन इंजीनियर। बिल्कुल ऐसा ही था। वो कह रहे हैं कि एक वक्त था कि जब एक तालिब इल्म के जो फ्यूचर का प्लान्स थे ना वो सिर्फ और सिर्फ घूमते थे डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनने के गिर्द। बच्चे से पूछा जाता था कि व्हाट डू यू वांट टू बी, बच्चा कहता था आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ पायलट और इंजीनियर। तो एक ही चीज़ थी बच्चों के ज़ुबानों पर, उनके पेरेंट्स के माइंड्स में एक ही चीज़ थी कि बच्चे इन तीनों, यही तीनों फील्ड हैं जो ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा रिवॉर्डिंग हैं, तो बच्चों को इसी फील्ड में ही लेकर जाना है। और वही चीज़ बच्चों के दिमागों में भी बैठ जाती थी।
उनको ये पता ही नहीं था कि इसके अलावा भी बहुत सारे रिवॉर्डिंग करियर्स हैं जिनको इख्तियार किया जा सकता है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हुआ था कि उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इंट्रोड्यूस होती गई तो अब एक न्यूमेरियस फील्ड्स हैं जो बच्चों के सामने आई जहाँ पर वो जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वी वर थॉट टू बी द ओनली फील्ड्स दैट कुड ऑफर रिवॉर्डिंग करियर्स इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। वो कहना है कि यही फ्यू डिसिप्लिन्स थे, डिसिप्लिन्स शोबा थे, यही मजमून थे, यानी यही शोबाजात थे ज़्यादातर जिनको समझा जाता था कि ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। किस तरह से? अच्छा, रिवॉर्डिंग का क्या मतलब होता है? मुनाफा बख्श है, यानी आपको ज़्यादा सिला देने वाले हैं। किस तरह से? इन द टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी, यानी रकम, पैसा और इज़्ज़त दोनों के लिहाज से ये समझा जाता था कि डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट ये 3 फील्ड्स ही जस्ट ऐसी हैं जो रिवॉर्डिंग हैं कि यही सिर्फ इज़्ज़त और पैसा दोनों दे सकती हैं, इसके अलावा कोई और फील्ड नहीं है। ये आज से बहुत टाइम पहले सोचा जाता था। नतीजे के तौर पर क्या होता था कि स्टूडेंट्स वर अनअवेयर ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ दैट कुड परहैप्स हैव बीन मोर एडवांटेजियस। नतीजतन ये होता था, रिजल्टेंटली का मतलब होता है कि नतीजे के तौर पर ये होता था कि स्टूडेंट्स उन अपॉर्चुनिटीज़ से, उन मौक़े से बेखबर रह जाते थे जिनसे वो ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते थे शायद। ठीक है, ये आपका पहला पैराग्राफ था बेटा। सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्रिप्शन क्या है? टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनामिक एंड इनोवेटिव। वो कह रहे हैं कि अब जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा डायनामिक हो गई है, ज़्यादा तख्लीकी, ज़्यादा इनोवेटिव, ज़्यादा न्यू हो गई है, ज़्यादा जदीद हो गई है। कह रहे हैं गोन आर द डेज, वो दिन चले गए जबकि सिर्फ मेडिकल की और इंजीनियरिंग की, यानी तिब की और इंजीनियरिंग के शोबे ही दस्तयाब मौक़ों के तौर पर, दस्तयाब इंतखाब के तौर पर मौजूद थे। यहाँ पर ना चॉइसेस का वर्ड लिखा हुआ है, चॉइसेस का मतलब यहाँ पर आपका होगा इंतखाब। ठीक है, ये मौके भी आप कर सकते हैं। दस्तयाब मौक़ों या दस्तयाब इंतखाब के तौर पर मौजूद थे। कौन कौन से? मेडिकल और इंजीनियरिंग को। वो दिन अब चले गए। दोबारा मैं कर देती हूँ कि वो दिन चले गए जब तिब और इंजीनियरिंग के शोबाजात ही दस्तयाब मौक़ों के तौर पर मौजूद थे। अब वो कह रहे हैं कि नाउ अ होल वर्ल्ड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल करियर्स, कह रहे हैं कि अब तक नॉन ट्रेडिशनल करियर्स की एक पूरी दुनिया है। अच्छा बेटा, ट्रेडिशनल कौन से होंगे? यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है ना, नॉन ट्रेडिशनल, गैर रवायती। नॉन ट्रेडिशनल, गैर रवायती। ट्रेडिशनल कौन से होंगे? देखो, एक ट्रेडिशन सेट हुआ था ना कि बच्चों ने पायलट ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है। ये ट्रेडिशन सेट हुआ था, तो ये आपके ट्रेडिशनल होंगे। डॉक्टर, पायलट और इंजीनियर ये आपके ट्रेडिशनल होंगे, ट्रेडिशनल प्रोफेशंस, ट्रेडिशनल करियर्स। और इनके अलावा जितने भी होंगे ना वो अब आपके नॉन ट्रेडिशनल होंगे। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अब नॉन ट्रेडिशनल करियर्स के, यानी डॉक्टर, इंजीनियरिंग, पायलट के अलावा बाकी और बहुत सारे करियर्स की एक पूरी दुनिया है जो कि आईटी से रेलेवेंट रखती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, वेब नेटवर्किंग से, ऑनलाइन बिजनेस पोर्टल से एंड फैशन डिज़ाइनिंग से, जो कि अब जवान लोगों के लिए मौजूद है। पोर्टल का मतलब होता है दाखिली दरवाज़ा, एंट्रेंस डोर। यहाँ पर आप पोर्टल ही कर सकते हो। पैराग्राफ नंबर 3 है बेटा आपका कि फिर भी ये वाला क्वेश्चन बाकी रह जाता है कि सही पेशे का इंतखाब कैसे किया जाए, कौन सा सही पेशा होगा। वो सवाल तो अभी भी बाकी है कि बच्चे कौन से पेशे को इख्तियार करें। वो ये कह रहे हैं कि अनफॉर्चुनेटली फॉर मोस्ट ऑफ अस द राइट करियर मेयरली मीन्स अ प्रोफेशन दैट गारंटीज अ प्रॉफिटेबल लिवलीहुड। बिल्कुल ऐसे ही है। कह रहे हैं कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा है कि जो शोबा ज़्यादा पैसे दे सकता हो, हम ये समझते हैं कि यही ज़्यादा अच्छा पेशा है हमारे लिए। जबकि वो कह रहे हैं कि इस वक्त पर कंसिडर करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए मेंटल सेटिस्फेक्शन को भी। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब होता है ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसके भी हमें तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे लिए जहनी इत्मीनान इस शोबे में है या नहीं है, कि अगर उसके अंदर जहनी इत्मीनान ही हमें नहीं नसीब होगा, अगर हमें उसमें हमारी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगी, इनर सेटिस्फेक्शन, मेंटल सेटिस्फेक्शन ही हमारी नहीं होगी, हमारा दिल कैसे लगेगा उस काम में, हम कैसे अर्न कर सकेंगे उसमें। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। पैराग्राफ नंबर 4 है आपका कि किसी भी फील्ड में अगर आप जब जाना चाहते हैं, आपने जो भी फील्ड जमा करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, तो वो आप किस बिहाफ पर चूज़ करोगे। देखो, पहली बात आपने देखी कि आपको उसके अंदर पैसे भी मिलते हों और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी मिलती हो। दूसरी चीज़ उन्होंने कही है कि मार्केट की डिमांड को आपको सामने रखना चाहिए। मार्केट की डिमांड से क्या मुराद है? देखो बेटा, आज से ना यहाँ पर उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि आज से काफ़ी टाइम पहले, डिकेड अगो, ऐसा हुआ था कि कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी तादाद, एक मैसिव
हजूम था, मैसेज कहते हैं बहुत ज़्यादा हजूम को, ठीक है। एक फ्लड था पूरा, जो ये पैराग्राफ नंबर 4 में पढ़ रही हूँ, फ्लड था पूरा, मैसेज फ्लड था, एक बहुत बड़ी तादाद में एक हजूम था जो कि आ गया था मार्केट में। और उसके नतीजे में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल सीट्स थी, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सीट्स थी 15 और लोग आ गए 400-500 की तादाद में। तो अब आप ये देखो कि इतनी ज़्यादा सीट्स कहाँ किस तरीके से क्रिएट की जा सकती हैं। 15 सीट्स के लिए रिक्वायरमेंट थी, आ गए हैं 400-500 लोग कंप्यूटर साइंस वाले, उनको कहाँ पर रोज़गार दिया जा सकता था। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि हायरिंग ट्रेंड्स को भी हमें उसके सिग्निफिकेंस से इनकार नहीं करना चाहिए। हायरिंग ट्रेंड्स कहते हैं मुलाजमत में रखने वाले जो रुझानात होते हैं उनको, ठीक है। हायरिंग ट्रेंड्स कहते हैं मुलाजिम रखने का रुझान। इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आप जॉबियन हो, यहाँ पर कहीं पर आप जॉब करना चाह रहे हो तो आपको पहले ये देखना होगा कि मार्केट में हमें इसकी जॉब मिल भी जाएगी कि नहीं मिल जाएगी। और दूसरा इसका ये भी हो सकता है कि मार्केट में ज़्यादा प्रोफेशन इन है, ये दोनों बातें हो सकती हैं, ठीक है। ज़्यादा इसका ये वाला बनता है वैसे कि मुलाजिम रखने का रुझान, कि आपको ये पता हो कि आप जिस प्रोफेशन में जाना चाह रहे हो उसके लिए सीट्स कितनी रिक्वायर्ड है। ऐसा तो नहीं है कि आप वो सब्जेक्ट को रख लोगे और उसमें मास्टर्स डिग्री आप हासिल कर लोगे और उसके बाद आपको उसके लिए जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हायरिंग ट्रेंड्स को भी ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो चुका था कि फ्लड एक आ गया था मार्केट में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स का, जबकि उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो उस वक्त पर क्या हुआ था कि डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट सामने आए थे, मायूसकुन असरात हमें वहाँ पर देखने के लिए मिले थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार रह गए थे तब। इसके बाद है बेटा पैराग्राफ नंबर 5, वो ये कह रहे हैं कि पैराग्राफ नंबर 5 में करियर काउंसलर्स आर जनरली वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट सच ट्रेंड्स। वो कह रहे हैं कि जो करियर काउंसलर्स होते हैं, जो करियर काउंसलर्स किसे कहते हैं, करियर तो आपको समझ में आ गया कि मुस्तकबिल या तो फिर पेशे वगैरह को बताने वाले, और काउंसलर्स का मतलब होता है मुशीर, ठीक है। मुशीर यानी मशवरा देने वाले, ठीक है। तो ये मशवरा देने वाले जो होते हैं ना, आमतौर पर वो इन रुझानात से जो मार्केट में ट्रेंड्स होते हैं उनसे वो वाकिफ़ होते हैं। उनको पता होता है कि कौन से जो प्रोफेशंस हैं जो आजकल मार्केट में इन हैं, उनको ये पता होता है, वो आपकी शख्सियत को पढ़ते हैं। उनका की रोल होता है, असल में आपको प्रोफेशन चूज़ करके देने में उनका एक की रोल होता है। वो आपसे बातचीत करते हैं, आपको वो समझते हैं, आपके रुझानात को जानते हैं, आपके एप्टीट्यूड को पहचानते हैं। वो ये देखते हैं कि आपका किस फील्ड की तरफ जाने का रुझान है, आपकी इंटरेस्ट किस तरफ है, आपकी मेंटल सेटिस्फेक्शन कहाँ पर हो रही है, और आप वो करने की सलाहियत भी आपके अंदर है या नहीं है। इन तमाम चीज़ों को ये वो एक लेकर चलते हैं। बेटा एक डिपार्टमेंट है पूरा, करियर काउंसलर्स का पूरा एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ यही काम करता है कि आप उनके पास जब जाते हो तो वो आपसे बातचीत करके, आपसे काउंसलिंग करके आपको मशवरा देता है कि आपको कौन सा प्रोफेशन इख्तियार करना चाहिए आपकी सलाहियतों के मुताबिक, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि ये भी है ना, उन्होंने यहाँ पर वही वाली बातें लिखी हुई है कि जब 14-15 साल के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी और उनके पेरेंट्स भी। अब आपकी एज इस वक्त क्या है, 10th क्लास में आप लोग हैं, आपकी एज यही होती है 14, 15, 16 साल। कहना है कि इस एज में बच्चे इतने बड़े नहीं हुए होते कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई इतना बड़ा फ़ैसला ले सकें। पेरेंट्स भी अनअवेयर होते हैं मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में। तो नतीजा क्या होता है कि वो कोई ना कोई बच्चा या पेरेंट्स की वजह से ये बच्चा अपनी खुशी से किसी गलत प्रोफेशन को चूज़ कर बैठता है, जो कि उसके लिए मायूस को नतीजा लेकर आता है। तो ऐसे टाइम पर करियर काउंसलर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं। इन फिक्स का मतलब होता है उलझन में होना। तो वो जो पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो फिक्स में, इन फिक्स का मतलब यही है कि वो उलझन में आ जाते हैं उस वक्त पर जब उनको प्रोफेशन अपना चूज़ करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद आपका पैराग्राफ नंबर 6 वो कह रहे हैं कि जब एक मरतबा आपने एक प्रोफेशन को सिलेक्ट कर लिया, आपने 3-4 बातों को ध्यान में रखा, आपकी सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन, आपका वो पैसे भी दे सकता हो, क्योंकि ये एक बिटर रियलिटी है हमारे मुआशरे की। इस दुनिया में सर्वाइव अगर करना है तो आपके पास ये भी होना चाहिए, आपके पास रिवॉर्ड दोनों तरह से मिले, आपको पैसा भी मिलता हो उससे, आपको इज्जत भी मिलती हो उससे, आपकी इनर सेटिस्फेक्शन भी होती हो। 3 चीज़ें हो गई। आपने इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद एक प्रोफेशन सिलेक्ट कर लिया कि मैं ये बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि जब आपने वो सिलेक्ट कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अब आपने उसको किस तरह से उस फील्ड में जाना है, कौन से सर्टिफिकेट्स, कौन सी डिग्रीज, कौन से कोर्स, कौन से सब्जेक्ट आपने अडॉप्ट करने हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि एक ना हमने सर्वे किया है बाकायदा। तो सर्वे के साथ हमने जो फील्ड्स वगैरह जो होनी चाहिए थी, यानी अगर आप जो भी बनना चाहते हो उसमें आप कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, वो हमने एक सर्वे के मुताबिक हमने डिस्क्राइब किया है यहाँ पर। वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ये देखिए।
पैराग्राफ नंबर 7 में है कि फॉलोइंग इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू वेरियस करियर चॉइसेस, दिस इज द आउटकम ऑफ अ सर्वे। आउटकम है, आउटकम का मतलब होता है नतीजा, ये एक आउटकम है, नतीजा है एक सर्वे का। सर्वे कहते हैं मुख्तलिफ लोगों के बारे में जानना, रिपोर्ट एक तैयार करना, तहकीक करना, ठीक है। ये एक तहकीकी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की है सीनियर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से मिलकर, उनके बारे में जानकर, और फिर उन्होंने एक पाथवे बच्चों के लिए सेट कर दिया है कि बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, उनको पता हो कि अगर हमने ये बनना है तो हम कौन सी फील्ड को चूज़ करें। बेटा 8th पैराग्राफ में जस्ट आपके ज़्यादा डिफ़िकल्ट पैराग्राफ नहीं है 8th पैराग्राफ, उसमें क्या डिस्क्रिप्शन है जस्ट कि आपको अगर सीए करना है, आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। लेट्स स्टार्ट। वो कह रहे हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए अनडाउटेडली वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट हाईली पेड प्रोफेशन। कि जो सीए है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा इसकी मुश्किल स्टडी होती है, और लेकिन हाईली पेड प्रोफेशन है, ये बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, बहुत ज़्यादा नफ़ा बख्श है। ये कह रहे हैं कि उसको स्टार्ट किया जा सकता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एजुकेशन, कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो या तो फिर यानी इंटरमीडिएट एफए यानी आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तक आपकी तालीम कंप्लीट हो, और साथ आपकी या तो फिर इंटरमीडिएट तक तालीम आपकी हो या तो फिर आपकी वो 12 साल की यानी इक्विवेलेंट स्टडी हो, उसके मुसावी, उसके बराबर की तालीम हो आपकी 12 साल की, ठीक है। तो आप सीए में ज्वाइनिंग दे सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं उसको स्टार्ट करने की, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, मीन्स टू से। अच्छा, इसके बाद वो कह रहे हैं कि हाउएवर अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, अगर हम माहिरीन के मुताबिक देखें तो 12th ग्रेड विद बिजनेस सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, कमर्शियल जियोग्राफी वगैरह आर द बेस्ट रूट टू सीए डिग्री। उन्होंने कहा कि वैसे तो आप इंटरमीडिएट के बाद जा सकते हो सीए में, लेकिन अगर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप देखो यानी आप अच्छे सीए बनना चाहते हो तो आपके लिए बेहतरीन पैथवे ये है कि आपने 12th ग्रेड तक जो स्टडी की है उसमें आपने अकाउंटेंसी को पढ़ा हो, आपने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा हो, आपने कमर्शियल जियोग्राफी वगैरह को, इन सब्जेक्ट्स को आपने पढ़ा हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द बिजनेस स्टूडेंट्स एंड आईटी फील्ड्स आल्सो कंफ्यूज यंग माइंड्स। अब बच्चे यहाँ पर आकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कंप्यूटर फील्ड्स में जाएं, आईटी डिपार्टमेंट में जाएं या हम बिजनेस की तरफ जाएं। तो उन्होंने कहा है कि ये भी बच्चों को, यंग माइंड्स को कंफ्यूज करती है, क्योंकि क्यों कंफ्यूज करती है, क्योंकि यहाँ पर भी एक वाइड रेंज है। हम आईटी डिपार्टमेंट देख लें, वहाँ पर भी हमें कितने सारे शोबे नज़र आ रहे हैं, कितनी सारी फील्ड्स नज़र आ रही हैं। इंजीनियरिंग देखें, वहाँ भी बहुत सारी हमें नज़र आ रही हैं फील्ड्स। तो उन्होंने कहा है कि ये भी बच्चों को परेशान कर देती हैं। उन्होंने ये कहा है कि MBA यानी मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBIT मास्टर्स इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MSc मास्टर्स ऑफ साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड MSc मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस शुड आइडियली बी फॉलोड बाय BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स, BBA, BBIT एंड BCS, ठीक है। ये आपका तमाम उन्होंने आपके मास्टर्स डिग्री के लिए उन्होंने तमाम को प्रोग्राम सेट करके दिया है बाकायदा। पैराग्राफ नंबर 9 है बेटा आपका कि इंजीनियरिंग फील्ड हैज़ ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस टू न्यू एरियाज लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, यानी उन्होंने कहा है कि इंजीनियरिंग की फील्ड में भी बहुत सारे न्यू सामने आ चुके हैं एरियाज, बहुत सारे न्यू रास्ते सामने आ गए हैं, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत मुतारिफ हुई है वहाँ पर। एग्रीकल्चर में भी एक डिसिप्लिन हमें सामने आया है, ज़ाब्ता यानी कि शोबा हमें नज़र आया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इंजीनियरिंग के हवाले से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी जा सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 10 में डिस्क्रिप्शन है कि मास कम्युनिकेशन इज सर्टनली वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। मास कम्युनिकेशन कौन सी है, जो न्यूज़ एंकर्स वगैरह होते हैं ना तमाम, ये मास कम्युनिकेशन वाली तरफ साइड जाती है। तो उन्होंने कहा ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरती हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एमर्ज होती हुई ये एक फील्ड है। तो उन्होंने कहा है कि दिस फील्ड इज़ हाईली रिवार्डिंग इन टर्म्स ऑफ बोथ रिस्पेक्ट एंड मनी। आप देखते हैं कि टीवी एंकर्स को जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह होती है कितनी उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनको मनी भी मिलती है। तो वे कह रहे हैं कि ये जो प्रोफेशन है बहुत ज़्यादा रिवार्डिंग है। अनलाइक अदर डिसिप्लिन्स यू मे ज्वाइन दिस फील्ड आफ्टर कंप्लीटिंग योर BA, BCom और BSc। आपने BA किया हो सिंपल, आपने BCom किया हो या BSc यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास हो तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। फैशन एंड डिज़ाइनिंग हैव नाउ एमर्ज्ड एज अ सेपरेट इंडस्ट्री। फैशन एंड डिज़ाइनिंग की एक फील्ड आ चुकी है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा उस तरफ भी जा सकते हैं। एक काफ़ी रिवॉर्डिंग, काफ़ी एडवांटेजियस फील्ड है ये वाली भी। अ नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आर ऑफरिंग डिग्री प्रोग्राम्स एंड डिप्लोमाज इन फैशन डिज़ाइनिंग एज यू नो। आखिरी पैराग्राफ है बेटा आपका कि सो बिफोर डिसाइडिंग ऑन एनी करियर
मेक श्योर दैट यू डू नॉट अर्न ओनली मनी फ्रॉम योर करियर बट ऑल्सो मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, कि सिर्फ आपको रकम नहीं कमानी होती बल्कि आपको मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन भी चाहिए होती है। इट इज़ द ओनली वे टू लीड अ हैसल फ्री प्रोफेशनल लाइफ, कि आपको एक हैसल फ्री यानी आपको बहस मुबाहसे से, आपको झगड़े से, आपको कोफ्त से बचाने वाली एक पेशावर फील्ड आपको तभी दस्तियाब हो सकती है जब आप इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखो। बेटा अब हमने करने हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, अब बच्चों नाउ द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द सेम चैप्टर। बेटा पहला क्वेश्चन है आपका, वट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। एज यूजुअल यहाँ पर जस्ट आपके आंसर्स मेंशन है, क्वेश्चन आपके बुक पर मेंशन है तो आप बुक से देखिएगा, ठीक है। वट वर सम फेमस करियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट, माजी में जवान लोगों के पास कौन कौन से चंद प्रोफेशन जो मशहूर थे, आप उनके पास वो मौजूद थे। सम फेमस करियर फॉर द यंग पीपल, कुछ मशहूर पेशे यंग लोगों के लिए इन द पास्ट माजी में, वर टू बी अ डॉक्टर, कौन कौन से थे कि वो डॉक्टर बन जाएं, आप पायलट बन जाएं और एन इंजीनियर, या तो फिर वो इंजीनियर बन जाएं। नाउअडेज नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स, वाई। आज के दौर में, आज के वक्त पर जो नॉन ट्रेडिशनल करियर्स हैं, जो गैर रवायती शोबाजात हैं, वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है यंग माइंड्स के लिए। क्यों? अपीलिंग का मतलब होता है कि वो ज़्यादा चाहते हैं उनको अडॉप्ट करना। नॉन ट्रेडिशनल करियर्स हैव बिकम मोर रिवॉर्डिंग, देयरफॉर दे आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स। असल में वो जो करियर्स हैं ना वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग हो गए हैं, उनमें बच्चों को, नौजवान लोगों को इज़्ज़त, पैसा, शोहरत सब कुछ मिल रहा है, तो इसलिए वो उसी की तरफ ही ज़्यादा रुझान उनका बढ़ रहा है। व्हाट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन, बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राइट प्रोफेशन से क्या मतलब है। अ राइट प्रोफेशन इज़ हाईली रिवार्डिंग, जो हाईली प्रोफेशन होता है बहुत रिवार्डिंग होता है इन टर्म्स ऑफ बोथ, दोनों तरह से। कौन सी दोनों तरह? रिस्पेक्ट एंड मनी, यानी इज्जत भी मिलती है और दौलत भी मिलती है। एंड इट गिव्स मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन, और ये दिमागी तौर पर सुकून और हमें इत्मीनान भी अता करता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड। आपको किसी भी फील्ड में जाते हुए उसके स्कोप का, उसके वुसअत का ख्याल क्यों रखना चाहिए, यानी इसका ख्याल, वुसअत का ख्याल रखने से क्या मुराद है कि आपको उसकी सीट्स का आइडिया हो कि कितनी ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं इन द मार्केट। टू कंसिडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इज़ नेसेसरी, वो इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि इट हेल्प्स अस, क्योंकि यह मदद करता है हमारी, टू चूज़ अ रिवॉर्डिंग एंड ऑनरेबल प्रोफेशन, क्योंकि यह हमारी एक रिवॉर्डिंग यानी नफ़ा बख्श और ऑनरेबल प्रोफेशन को चूज़ करने में हमारी मदद करता है, अगर हम इसको ख्याल में रखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, वाई। क्या प्रॉपर करियर काउंसलर डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत है और क्यों है? यस, जी हाँ ज़रूरत है। देयर इज़ अ नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट, ज़रूरत है प्रॉपर करियर काउंसलर यानी मुकम्मल तौर पर मशवरा देने वाले डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। दिस डिपार्टमेंट विल हेल्प द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट होगा यह मदद करेगा स्टूडेंट्स की, बाय सजेस्टिंग अ सूटेबल करियर फॉर देम, उनके लिए एक सूटेबल करियर को मुंतखब करके, आफ्टर ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग एंड स्टडिंग, उनकी ऑब्जर्व करके यानी उनके मुशाहिदा करके और स्टडी करके, उनके बारे में जायज़ा लेकर, उनके बारे में मुतालिया करके, किस चीज़ के बारे में? देयर पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियात का, एंड इंटरेस्ट और उनकी दिलचस्पियों का। बेटा 6th क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन करियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल, किस तरह से जो करियर काउंसलर्स है, जो मशवरा देने वाले लोग हैं मुस्तकबिल के बारे में, वो किस तरह से यंग पीपल की मदद कर सकते हैं। करियर काउंसलर्स प्ले अ की रोल, वो एक बुनियादी किरदार, एक कुलीदी किरदार अदा करते हैं इन गाइडिंग द यूथ, जवानों की रहनुमाई करने में, टुवर्ड्स अ रिवॉर्डिंग प्रोफेशन की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ पर ना आपने इस क्वेश्चन के बाद एडिशन करनी है आपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने जो आपको वर्डिंग लिखवाई है ना, वही वाली वर्डिंग ही आपने यहाँ पर भी ऐड कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम से ही हैं, तो आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका अभी भी है, ज़्यादा अच्छा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच करियर डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर, गिव रीजन। ऑप्ट का मतलब होता है इख्तियार करना, ठीक है, इंतखाब करना। तो आपके लिए पूछा गया है कि आप कौन सा पेशा इख्तियार करना चाहते हैं और इसके लिए रीजन भी बताइए। अच्छा बेटा ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको खुद से लिखना चाहिए, आप जो भी बनना चाहते हैं आप वही वहाँ पर मेंशन करेंगे और साथ में रीजन भी दे देंगे। एनी हाउ यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, अगर आपको, ये वाला करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 7 दिस इज,
ओके, द प्रोफेशन CA एंड MBA IT, प्रोफेशन CA का यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का और MBA IT का यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में MBA करना, हैव इंटरेस्टेड मी मोस्ट, इन दोनों प्रोफेशंस में मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है, बिकॉज क्योंकि दे आर हाईली रिस्पेक्टेड एंड पेड प्रोफेशंस, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड एंड पेड प्रोफेशंस हैं। आई हैव स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर देम, आई हैव स्पेशल एप्टीट्यूड फॉर देम, मेरे पास इन दोनों पेशों के लिए यानी CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी और MBA IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MBA इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए मेरे पास ज़्यादा एप्टीट्यूड है, यानी मेरा रुझान इन दोनों पेशों की तरफ ज़्यादा है। बेटा ये वाला क्वेश्चन अगर आप खुद से करें तो दैट विल बी ज़्यादा बेटर, मोर बेटर फॉर यू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा इंग्लिश बी पोर्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ, एंड इंग्लिश बी पोर्शन में वी हैव टू डू द पैराग्राफ नंबर 17, ट्रांसलेशन पैराग्राफ नंबर 17 वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पैराग्राफ नंबर 17 इज शेर एक ताकतवर जानवर है। अच्छा बेटा यहाँ पर भी वही बात यह है कि इसमें जो स्टार्ट हो रहा है वो ज़्यादा टेंसेस फॉर्म में नहीं है, आपका जो स्टार्टिंग है वो आपके सेंटेंसेस फॉर्म में यानी सिंपल सेंटेंसेस डिस्क्राइब किए गए हैं, और इसके बाद फिर कहीं कहीं पर उन्होंने टेंस का यूज़ किया है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं। अच्छा, शेर एक ताकतवर जानवर है। लायन इज़ अ पावरफुल बीस्ट, बीस्ट इसलिए कहा है क्योंकि वो एक जंगल का खूंखार जानवर है, जो खूंखार होते हैं ना उनको बीस्ट कहा जाता है, ठीक है। शेर एक ताकतवर जानवर है, लायन इज़ अ पावरफुल बीस्ट, ये देखने में बहुत खौफनाक नज़र आता है। इट इज़ वेरी डेंजरस टू लुक एट, यहाँ पर आप इट इज़ वेरी फेयरफुल भी कर सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा खौफनाक होता है टू लुक एट, देखने में। उसके गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग मेन, लॉन्ग मेन, मेन का क्या मतलब होता है बेटा? घोड़े की पुश्त पर, नेक पर, गर्दन पर, या फिर किसी जानवर की नेक पर जो लंबे बाल हो ना, अगर लंबे बाल हों, अगर जैसे घोड़े के होते हैं उसकी गर्दन पर, जैसे शेर के होते हैं उसकी गर्दन पर, तो उसको मेन कहा जाता है, ठीक है। तो इट हैज़ अ लॉन्ग मेन, इसका मतलब यही बनेगा कि उसकी गर्दन पर लंबे लंबे बाल है, ठीक है। ये अफ्रीका और एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया, अफ्रीका एंड एशिया के जंगलों में ये पाया जाता है। ये गारों में रहता है और इसे जंगल का बादशाह कहते हैं। इट लिव्स इन केव्स, कि केव्स में रहता है, गारों में रहता है। इट इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फॉरेस्ट, और इसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। ये इंसान का बड़ा दुश्मन है। इट इज़ द वर्स्ट एनिमी ऑफ मैन, इंसान का वर्स्ट यानी बदतरीन बड़ा दुश्मन है इंसान का। लेकिन शिकारी इसके बच्चों को चुरा लेते हैं। बट द हंटर्स, लेकिन शिकारी स्टील अवे, स्टील अवे का मतलब होता है चुराना, चुरा लेते हैं। इट्स कब्स, कब्स कहते हैं शेर के बच्चों को, ठीक है। शेर के बच्चों को चुरा लेते हैं, वो इनको सुधारते और सर्कस में इनसे काम लेते हैं। दे ट्रेन देम, उनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड यूज़ देम इन सर्कस, और उनको सर्कस में इस्तेमाल में लाते हैं। बेटा यहाँ पर आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। या आपने लाजमी अपने नोटबुक्स पर राइट डाउन करना है, इसको लर्न करना है बिफोर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।